वाष्पीकरण को समझते हैं इवेपोरेशन, और इसके प्रभाव को समझते हैं। क्या होता है वाष्पीकरण? क्या हम हमेशा किसी पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए तापमान बढ़ाते हैं या दाब घटाते हैं, इस चीज को समझते हैं? नहीं। देखो, तापमान और दाब क्या यही है, या इसके अलावा भी कुछ है अवस्था बदलने के लिए? और भी है। देखो, नहीं। वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव की सतह के कण बिना उबाल के ही वाष्प में बदल सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा तापमान बढ़ाएंगे, दाब घटाएंगे तभी कुछ अवस्था में परिवर्तन होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। आप वाष्पीकरण को समझ सकते हो। अगर वाष्पीकरण आप देखोगे तो उसमें ना तो तापमान ना दाब, इसका कोई गेम नहीं है। ठीक है। तो नहीं, वाष्पीकरण इवापोरेशन जिसे हम कहते हैं एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव की सतह के कण बिना उबाल के ही वाष्प में बदल सकते हैं। वाष्पीकरण क्या है भैया? जब किसी द्रव की सतह के कुछ कण उच्च गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं तो वह आकर्षण बल को तोड़कर वाष्प में बदल जाते हैं। समझ रहे हो? ठीक है। अभी उदाहरण के तौर पर समझेंगे अपन इसको, है ना। ये प्रक्रिया किसी भी तापमान पर हो सकती है, बस शर्त है कि वह तरल के क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम होना चाहिए। किसी भी ये जो प्रक्रिया होती है इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है। देखो, तापमान पर हो सकती है, बहुत ध्यान से समझना, तापमान पर हो सकती है, किसी भी तापमान पर। लेकिन शर्त क्या है कि जो वो लिक्विड है ना, वो बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, क्वथनांक से कम होना चाहिए। बस ये शर्त है, तो वाष्पीकरण वहां पर हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप देखते होंगे खुले में रखा पानी धीरे धीरे सूख जाता है। आप कोई एक बर्तन लेना, उसके अंदर पानी रख देना, है ना, वो धीरे 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 कुछ टाइम बाद में आपको देखने को मिलेगा सूख जाएगा। ठीक है। के ऊपर डिपेंड करता है कौन कौन से फैक्टर है, अभी ये भी देखेंगे। गीले कपड़े को आपने देखा होगा समय के साथ सूख भी जाते हैं, है ना। आपने उसको रखा है और बाद धीरे 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 सूख भी जाएंगे वो। जरूरी नहीं उनको धूप में रखो, आप कहीं पे भी रख दो, लेकिन वो धीरे 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 करके सूख जाएंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक तरह से कुछ चीज़ें हुई है वहाँ पर। ठीक है। तो कुछ बिना उसके कन्वर्जन हुआ है। चलो, तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स है, जो कारक है, वो क्या है? सतह क्षेत्र में वृद्धि, सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण बहुत जल्दी हो जाएगा। तो वाष्पीकरण एक सतही घटना होती है। ठीक है, सरफेस फिनोमिना है। अगर सतह क्षेत्र ज़्यादा है तो अधिक कण वाष्प में सकते हैं। जैसे कपड़ों को फैलाकर आप सुखाने से वे जल्दी सूखते हैं। आप एक तो कपड़े के ऊपर कपड़ा रख दो और ऐसे सुला दो, है ना, बिल्कुल कपड़े इकट्ठे करके सुखाओ, तो क्या होगा? जल्दी नहीं सूखेंगे। लेकिन वहीं अगर जल्दी सुखाने हैं तो आप कपड़े को थोड़ा सा दूर दूर रखो। तो ज़्यादा दूर दूर रखोगे तो जल्दी सूख जाएगा। ऐसा होता है ना, कपड़ों को आप फैला के रखोगे तो सुखाने में वो जल्दी सूख जाएंगे, ऐसा देखने को मिलता है। तो सरफेस एरिया क्या है, बढ़ा दिया आपने। ठीक है। ऐसे ही आप कोई फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज़ ले सकते हो, आप एक बार करके भी इस चीज़ को देख सकते हो कि एक आप कटोरी लेना, उस कटोरी में पानी डालना, थोड़ा सा पानी डालना, ठीक है, और उसको रख देना। और एक कटोरी की जगह आप एक परात लेना, परात या एक आप वो ले लेना, क्या बोलते हैं, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो, प्लेट ले लेना। उस प्लेट के अंदर उतनी ही क्वांटिटी का पानी उसमें डालना। किस में डालना? जो आपने कटोरी में डाला उतनी क्वांटिटी का पानी आप उसमें डालना, थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं। और उन दोनों को रख देना। देखना किसका जल्दी सूखता है, कौन सा बर्तन जल्दी सूखता है, मतलब कि कौन से बर्तन में पानी नहीं रहता है, वो आप नोटिस करना। तो आपको दिखेगा कौन से वाले बर्तन में पानी नहीं रहेगा, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा था। जो प्लेट थी जो प्लेट थी जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा था, जो प्लेट थी उसमें जो पानी था वो जल्दी वाष्पित हो जाएगा कंपैरेटिवली किसके? इसके। ये जो हमारा कटोरी थी, इसके अंदर जो पानी था उससे जल्दी वाष्पित ये हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है। ये सरफेस एरिया जो है ना, ये ज़्यादा है इसके अंदर, और ज़्यादा होने की वजह से वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ ही समझा रहा है आपको कि अधिक कण वाष्प में बदल सकते हैं अगर सतह क्षेत्र आपका ज़्यादा होगा। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने से अधिक कणों को अधिक गतिज ऊर्जा मिलती है और इससे वाष्पीकरण की गति तेज हो जाती है। कण जो है एक दूसरे इधर उधर टकराने लग जाते हैं, घूमने लग जाते हैं। तो तापमान जैसे बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कण क्या होंगे, ज़्यादा अधिक गतिज ऊर्जा उसको मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी। उससे क्या होगा, वाष्पीकरण की गति तेज हो जाती है। आपने देखा होगा धूप में पानी जल्दी सूख जाता है, धूप में पानी रख दो जल्दी सूख जाएंगे, धूप में कपड़े रख दो जल्दी सूख जाएंगे, टेम्परेचर की वजह से। तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा, गर्मी ज़्यादा होगी तो जल्दी सूख जाएंगे, तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। आर्द्रता में कमी, तो आर्द्रता का मतलब हवा में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। आर्द्रता ह्यूमिडिटी होता है ना, जब आपने देखा हो कभी कभी ह्यूमिडिटी का, जैसे बारिश के दिनों में इनमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। ठीक है। जलवाष्प होता है, हमारे जो एटमोसफेयर होता है, जो वातावरण होता है, उसमें जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है उस टाइम पे।
तो ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है, बारिश के दिनों में आपने देखा होगा कि आपके जो कपड़े हैं वो सूख नहीं पाते, गीले गीले से रहते हैं ना, कपड़े सुखाने में बड़ी दिक्कत आती है। क्यों दिक्कत आ रही है? क्योंकि जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो अगर हवा में पहले से ही अधिक जलवाष्प होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा धीमा हो जाएगा, तो आर्द्रता में कमी, ठीक है, उसकी वजह से भी ये चीज़ें होती है। तो बरसात के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं क्योंकि हवा में नमी अधिक होती है। चलो, हवा की गति में वृद्धि, अगर हवा की गति तेज होगी तो वाष्पीकरण जल्दी होगा, ठीक है, आपने देखा होगा आप कपड़े सुखा दो हवा में जल्दी से सूख जाएंगे। तो हवा की गति बढ़ने से जलवाष्प के कण जल्दी हट जाते हैं, जिससे वाष्पीकरण तेज हो जाता है। तेज हवा में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट, वाष्पीकरण से शीतलता, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। वाष्पीकरण से क्या शीतलता आती है? बिल्कुल ऑब्वियसली आती है यार। गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा अपन छिड़काव भी करते हैं ना, कोई रेत है, कोई अपने टेरेस पे जाके छिड़काव कर रहा है कि यार ठंडक महसूस करे थोड़ी सी, वो क्यों कर रहे हैं भैया, है ना, वाष्पीकरण की वजह से। तो जब कोई तरल वाष्प में बदलता है तो वह अपने आसपास से ऊष्मा अवशोषित भी करता है, जिससे वातावरण क्या होता है, ठंडा हो जाता है। समझना बहुत ध्यान से कि कोई लिक्विड अगर वाष्प में बदलता है, कोई तरल जो है, कोई द्रव जो है वो वाष्प में अगर बदल रहा है तो वे अपने आसपास से क्या होता है, हीट एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करता है। आसपास में जो हमारा ऊष्मा है उसको भी वो क्या कर लेता है, ले लेता है ना, अवशोषित कर लेता है, जिससे क्या होता है, वातावरण ठंडा हो जाता है। इसलिए तो हम कहते हैं टेरेस पे जाके भैया थोड़ा सा छिड़काव करके आ जाते हैं, ठीक है, किसी की कच्ची जमीन है तो वहाँ छिड़काव कर लेता है, ठंडक महसूस होती है अपने को। तो क्या हो रहा है, जो ऊष्मा है वो अवशोषित कर लेता है वो, ठीक है। तो नाखून, और एक चीज़ आपने देखी होगी, पेट्रोल आपने कभी डाला होगा, तो पेट्रोल जब हाथ पे डालते तो ठंडा ठंडा महसूस होता है, क्यों? क्योंकि वो जल्दी अवशोषित हो जाती है, ठीक है, मतलब वो वाष्पित हो जाती है। तो जो जल्दी वाष्पित होगी तो आपको ठंडा में, थीनर आपने देखा होगा, है ना, नाखून पॉलिश रिमूवर जो होता है, लगाने पर ठंडक महसूस होती है, थीनर जिसे हम कहते हैं एसीटोन, ठीक है, ठंडक महसूस होती है, क्यों? क्योंकि एसीटोन जल्दी से वाष्पीकृत होता है और हमारी हथेली से ऊष्मा को खींच लेता है वो। ऐसे ही गर्म दिन में छत या मैदान पर पानी छिड़कने से ठंडक भी महसूस होती है, क्योंकि पानी के वाष्पीकरण से आसपास की ऊष्मा कम हो जाती है, एब्जॉर्ब कर लेता है वो। गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं अपन, क्यों पहनते हैं? क्योंकि कॉटन जो है वो शरीर से पसीना को क्या करता है, अवशोषित करके उसे जल्दी वाष्पित होने में मदद करता है, जिससे शरीर आपका ठंडा रहता है, ठीक है। ठंडे पानी से भरे गिलास के बाहर पानी की बूंदें भी आपने देखी होगी। हवा में उपस्थित जलवाष्प, हवा में आपको पता है पूरे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में जलवाष्प होते हैं, तो हवा में उपस्थित जलवाष्प ठंडे गिलास से टकराकर, जो ठंडा गिलास है उससे टकराकर कंडेंस, संघनित पानी की बूंदों में यहाँ पर बदल जाता है। तो आपने देखा होगा ठंडे गिलास जो होते हैं, है ना, जिसमें अपने ठंडे पानी के जो गिलास होते हैं, तो उसके आसपास क्या होते हैं, एक तरह से बूंदाबांदी, बूंदी टाइप में जमा हो जाती है, तो वो भी एक तरह से क्या है, वाष्पीकरण का उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण मात्राएं और उनकी इकाइयाँ देख लेते हैं, कौन कौन सी क्वांटिटी होती है और उनकी इकाई और उनके सिंबल्स को। चलो, तो तापमान, टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं तापमान, मैंने अभी आपको बताया था, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है, के से डिनोट करते हैं उसे। लंबाई, लेंथ जो होती है उसको मीटर, है ना, लेंथ की जो इकाई होती है वो मीटर होती है, प्रतीक जो होता है वो एम होता है। द्रव्यमान, क्वांटिटी द्रव्यमान है, द्रव्यमान को मैंने शुरू शुरू में आपको बताया था, किलोग्राम इसकी क्या होती है, यूनिट होती है, इकाई होती है, केजी से हम इसको डिनोट करते हैं ना। कोई भी पदार्थ है तो उसकी क्या होती है, द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, किलोग्राम, मैंने आपको बताई थी। आयतन बताया था पदार्थ की, आयतन की इकाई क्या होती है, घन मीटर, मीटर क्यूब होती है, जिसको एम क्यूब से डिनोट करेंगे, है ना। पदार्थ की मात्रा, वेट, वेट किसका, वेट की जो यूनिट होती है ना, इकाई होती है, वो न्यूटन होती है, एन से डिनोट करते हैं। घनत्व, अगर डेंसिटी देखनी है किसी भी पदार्थ की, तो घनत्व की किलोग्राम प्रति घन मीटर, केजी पर मीटर क्यूब। और दबाव, प्रेशर की मैंने आपको बताई थी, पास्कल जिसे हम कहते हैं, पीए से हम यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो सारी की सारी यूनिट आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में यूनिट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन छोटे से आ जाते हैं, और न्यूमेरिकल्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करते हैं ये यूनिट्स। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू सो मच।